Hello everyone, welcome to our channel PWIIT JAM and CSIR Net. I am your educator Vishali. हम कर रहे हैं DBT बेट सीरीज जहाँ पर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं DBT बेट के PYQs. सो पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है जहाँ पे हमने कुछ मॉल बायो के क्वेश्चंस देखे थे. पार्ट 2 में हम कुछ स्पेसिफिकली सेल बायो के क्वेश्चंस, सेल बायो के PYQs देखने वाले हैं. सो द टारगेट इज DBT बेट PYQs and the first question is synthesis of majority of lipids in a cellular system occurs in the mitochondria, lysosome, nucleus, endoplasmic reticulum. मैं जब भी कोई पार्ट कराती हूँ तो सबसे पहले मुझे ये लगता है कि सबको ये बताना ज़रूरी है कि आपको ऑर्गेनेल्स प्लस उनके फंक्शंस बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. हर एक एग्जाम के लिए, लाइफ साइंसेज के हर एक सिंगल एग्जाम में ऑर्गेनेल्स प्लस उनके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आप क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पार्ट से. सो आपके लिए भी सजेशन यही है कि सबसे पहले ऑर्गेनेल्स और उनके फंक्शंस करना. सो ये जो है हमारा पार्ट है ऑर्गेनेल्स एंड इन फंक्शंस. तो आपको यहाँ से एक टॉपिक पता चल गया जो आपको पढ़ना है, ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शंस. ये आपको करना जरूरी है. क्वेश्चन देख लेते हैं. सिंथेसिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लिपिड्स इन द सेलुलर सिस्टम. कौन सा ऑर्गेनेल है जहां पर लिपिड का सिंथेसिस होता है? दैट इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो द आंसर विल बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर माइटोकॉन्ड्रिया का काम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया यूज होता है. माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है एटीपी सिंथेसिस. लाइसोसोम्स का काम है डिग्रेडेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स. इस वजह से हम इन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं. न्यूक्लियस स्टोर हाउस है हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का. ब्रेन ऑफ द सेल हमारा न्यूक्लियस है. उसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप सबको पता है दो टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब बात करते हो तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है प्रोटीन सिंथेसिस क्योंकि वहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है. एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है लिपिड सिंथेसिस. और एक चीज और बतानी थी, प्लीज ये याद रख लेना कि जो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफिकेशन में भी इन्वॉल्व होती है. तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि अगर कोई भी सेल डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व है तो उसमें कौन सा ऑर्गेनेल है जो एक्सटेंसिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा. तो उसका आंसर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो आपको याद रखना है जो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके दो मेजर फंक्शन है, एक है लिपिड सिंथेसिस और दूसरा है डिटॉक्सिफिकेशन, और दोनों ही फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द क्वेश्चन सेज सिंथेसिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लिपिड्स इन द सेलुलर सिस्टम अकर्स इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्पेसिफिक हो जाए तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Next question, in which organelle of seeds are stored oils converted to fatty acids and glycerol during germination? ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है क्योंकि ये इसका आंसर है ग्लाइऑक्सिजोम. अब इसको समझना जरूरी है. ग्लाइऑक्सिजोम जो है वो आपके बहुत स्पेशल टाइप ऑफ परऑक्सिजोम है. ग्लाइऑक्सिजोम है स्पेशल टाइप ऑफ परऑक्सिजोम. ये क्या करते हैं ग्लाइऑक्सिजोम? जब सीड जर्मिनेशन होने वाला होता है उस टाइम पे जो स्टोर्ड फैट्स होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं ताकि स्टोर्ड ऑयल जो है उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं ताकि सीड को एनर्जी मिले फॉर जर्मिनेशन. क्या करते हैं ये ग्लाइऑक्सिजोम्स? क्या करते हैं जो आपने क्वेश्चन में पढ़ा, ये कन्वर्ट करते हैं ऑयल को ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में. क्यों करते हैं ये जो ब्रेकडाउन है ये क्यों कराया जाता है? ताकि सीड को एनर्जी मिले फॉर जर्मिनेशन. सीड गेट्स
एनर्जी फॉर जर्मिनेशन। तो क्वेश्चन था कौन सा ऑर्गेनेल है जो सीड्स में स्टोर्ड ऑयल्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, दैट इज ग्लाइऑक्सिसोम। और क्यों करता है? ताकि जो सीड है उसको एनर्जी मिले फॉर जर्मिनेशन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन आपने देख लिया, माइटोकॉन्ड्रिया का देख लिया। अमाइलोप्लास्ट का जो फंक्शन होता है दैट इज स्टार्च स्टोरेज। अमाइलोप्लास्ट का फंक्शन होता है स्टार्च स्टोरेज। So the correct answer is option number D, that is glyoxysomes. Next question, what are the cellular sites of protein glycosylation? Protein glycosylation कहाँ पर होता है? प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी में। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और गोल्जी बॉडी में। ER में होता है ER में होता है N लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। और वहीं पर गोल्जी में होता है O लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। तो सेलुलर साइट ऑफ प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन होता है ER और गोल्जी, जहां पर ER में होता है N लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, वहीं पर गोल्जी में होता है O लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। अब देखो इस चीज को, अगर ये क्वेश्चन डीबीटी बेड का है तो इसने बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चन है और बहुत बेसिक है। वहीं पर अगर ये CSIR नेट का क्वेश्चन बनता कि ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होता, वो और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता कि N लिंक ग्लाइकोसाइलेशन में क्या हो रहा है, O लिंक ग्लाइकोसाइलेशन में क्या हो रहा है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डीबीटी बेड एंड योर CSIR नेट। अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप ये जो नॉलेज है, ये वाली जो चीजें हैं, बेसिक्स हैं, वो ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर रहे हो। आपको सिर्फ उन जो नॉलेज है उसको स्पेसिफिकली इन क्वेश्चंस पर अप्लाई करना जरूरी है। सो अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो, आप ऑटोमेटिकली डीबीटी बेड की तैयारी भी कर ही रहे हो। सो प्रैक्टिस करो PYQs ताकि आप उस एग्जाम को भी बहुत अच्छे से दे पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सेल कैरीज 21 pairs of chromosome just after the completion of mitotic telophase, how many chromatids will be there in the metaphase? अब देखो इसने बोला है माइटोटिक टीलोफेज, मतलब माइटोसिस हुआ है ना। माइटोसिस अगर हुआ है तो माइटोसिस में क्या होता है, जितने पेरेंटल सेल में क्रोमोसोम होते हैं उतने ही डॉटर सेल्स में जाते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, जो पेरेंटल सेल है, पेरेंटल सेल क्रोमोसोम वो इक्वल होते हैं डॉटर सेल के। तो अगर पेरेंटल सेल में 21 पेयर थे, पेरेंटल सेल में अगर 21 पेयर थे तो सेम ही तो होंगे आपके डॉटर सेल में 21 पेयर्स। 21 पेयर्स मतलब पेयर मतलब 2, तो कितने हो गए 42 क्रोमोसोम्स। और एक क्रोमोसोम में होता है, एक क्रोमोसोम में होता है 2 क्रोमेटिड्स। तो 21 में कितने होंगे, 21 क्रोमोसोम इक्वल्स टू 42 क्रोमोसोम्स में कितने होंगे, जस्ट अ मिनट प्लीज। तो 42 में कितने होंगे, ये हो जाएंगे आपके 84 क्रोमोसोम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्या बताया मैंने, इफ अ सेल कैरीज 21 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माइटोटिक टीलोफेज, हाउ मेनी क्रोमेटिड्स विल बी देयर इन द मेटाफेज। टीलोफेज कंप्लीट हुआ है तो उसके पास
21 पेयर्स थे तो कितने क्रोमोसोम्स थे? 42 थे। तो अगर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते तो कितने होंगे? दैट वुड बी 84। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस? इसका आंसर है लेमिन। और इसमें आपको यहाँ पर ये टेबल याद करनी है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेबल बताती है कि कौन सा इंटरमीडिएट फिलामेंट कौन से टिश्यू में प्रेजेंट है। और इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मेजरली जो आते हैं वो इन पे पूछे जाते हैं, न्यूरोफिलामेंट पर पूछे जाते हैं, न्यूक्लियर लेमिन्स पर पूछे जाते हैं। तो ये सारे आपको पता होने जरूरी हैं, आपको ये टेबल पढ़नी है। दैट इज एसिडिक कैरेटिन्स की अगर बात करें तो एपिथेलियल सेल्स में होते हैं। न्यूट्रल और बेसिक कैरेटिन्स की बात करें तो एपिथेलियल सेल्स में होते हैं। विमिनिटिन की बात करें तो फाइब्रोब्लास्ट, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड अदर सेल टाइप्स में होते हैं। डेस्मिन इज प्रेजेंट इन मसल सेल्स। गिलायल फेब्रिली एसिडिक प्रोटीन इज गिलायल सेल्स। पेरिफेरल इज प्रेजेंट इन पेरिफेरल न्यूरॉन्स। न्यूरोफिलामेंट्स है तो न्यूरो है तो न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियर लेमिन्स न्यूक्लियर लेमिनन में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। नेस्टिन जो है वो स्टेम सेल्स में प्रेजेंट होता है। नेस्टिन पे भी क्वेश्चन बहुत आता है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो द आंसर इज लेमिन। कंफ्यूज मत होना, लेमिन और लेमिनिन में कंफ्यूज नहीं होना है। लेमिनिन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का कंपोनेंट है। लेमिनिन आपको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में देखने को मिलता है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, all the strands of a cell containing 4 chromosomes are labeled. After one division, how many chromosomes in the daughter cell will be labeled? Okay, 4 क्रोमोसोम्स हैं और चारों क्रोमोसोम के चारों स्ट्रैंड्स जो हैं वो लेबल्ड हैं। दैट इज 4 क्रोमोसोम हैं तो चारों लेबल्ड हैं, 1 2 3 4, सब कुछ लेबल्ड है। ठीक है, अब एक न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। जब डिवीजन होता है उससे पहले तो रेप्लिकेशन होता है ना, तो स्ट्रैंड्स क्या होंगे? सेपरेट होंगे। सॉरी, स्ट्रैंड सेपरेट होंगे सारे। फाइव 7 8 सारे स्ट्रैंड सेपरेट होंगे और उनके साथ दूसरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। तो ये वाले 4 जो हो गए ये एक डॉटर सेल में जाएंगे। ओके, ये एक डॉटर सेल में जाएंगे और ये बाकी के बचे हुए दूसरी डॉटर सेल में जाएंगे। करेक्ट, कि उन्होंने क्या बोला? एक सेल थी जिसमें चारों के चारों क्रोमोसोम्स जो है वो लेबल्ड थे। अगर क्रोमोसोम लेबल्ड थे तो जब डीएनए स्ट्रैंड्स की ओपनिंग होगी तो सब ओपन अप होंगे और उनके साथ दूसरा सिंथेसिस होगा अनलेबल्ड। तो कितने स्ट्रैंड लेबल्ड हो गए? कितने लेबल? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रैंड्स आर लेबल्ड। तो जब सेल डिवीजन हुई उस टाइम पे 8 स्ट्रैंड्स तो थे वो लेबल्ड हो चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सबसे पहले होता क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। दैट मीन्स नो एनर्जी नीडेड, कोई एनर्जी सप्लाई की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ मॉलिक्यूल अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन पे जाता है। मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। लेकिन अब इसमें स्पेसिफिक क्या है? स्पेसिफिक बात ये होती है कि ये वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है जहां पे स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत होती है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। रिक्वायर्स स्पेसिफिक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो वो
पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें स्पेसिफिक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, चैनल्स, कैरियर्स की जरूरत पड़ती है, उसे बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एग्जाम्पल देखो, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है जब GLUT2 ट्रांसपोर्टर से होता है उसे बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन स्मॉल इंटेस्टाइन by GLUT2 ट्रांसपोर्टर्स। देखो, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है, तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन होती है तो वहां पर क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज प्रेजेंट है। बट क्या इंटेस्टाइन को ग्लूकोज यूज करना है? नहीं। ग्लूकोज किसने यूज करना है? एपिथेलियल सेल्स ने। यह आपकी इंटेस्टाइन है, यहां पर प्रेजेंट है आपकी एपिथेलियल सेल्स। अल्टीमेटली जो ग्लूकोज आया है वो सेल्स को ही तो यूज करना है, तो इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने की जरूरत होती है, एब्जॉर्ब करने की जरूरत होती है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए यहां पर प्रेजेंट होते हैं GLUT2 ट्रांसपोर्टर्स, जो ग्लूकोज को यहां से इन सेल में पास करते हैं। और ये है आपका एग्जाम्पल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो तरीके से एब्जॉर्ब होता है बेसिकली ग्लूकोज। एक होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, और दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि जब ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में GLUT2 ट्रांसपोर्टर यूज होते हैं तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मेन पॉइंट क्या याद रखोगे कि इसमें ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत होती है, और ये होता पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होती। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? इट्स रेट इज हायर देन सिंपल डिफ्यूजन। एक चीज हमेशा याद रखोगे, जब भी ट्रांसपोर्टर्स यूज होंगे वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी रैपिड हो जाएगा। जब भी whenever जब भी ट्रांसपोर्टर्स यूज होंगे वहां पर जो रेट है वो ऑटोमेटिकली हायर हो जाएगा। दूसरा, द पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ द सोल्यूट इज इररिलेवेंट फॉर इट, इट कैन बी सैचुरेटेड एट हाई कंसंट्रेशन। और सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, जहां पर कहीं पर भी ट्रांसपोर्टर्स यूज होंगे वहां पर सैचुरेशन आएगा। सैचुरेशन मतलब ये होता है कि अब इसके बाद आपकी एक सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, जब आपके सारे के सारे ट्रांसपोर्टर्स ऑक्यूपाई हो गए उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन, क्योंकि इसके बाद आप कितना भी सोल्यूट बढ़ा दो ट्रांसपोर्टेशन रेट नहीं बढ़ता। अब आप क्या, सैचुरेशन का मतलब यह है कि जब सारे के सारे ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो यूटिलाइज हो चुके हैं, सब पे सोल्यूट बाइंड हो चुका है, अब इसके बाद आप कितना भी सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे वो आपके ट्रांसपोर्टेशन को रैपिड नहीं करेगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेगा। तो ये पॉइंट होता है सैचुरेशन, दैट इज नाउ दे आर कंप्लीटली ऑक्यूपाइड। तो यस, जहां पर भी ट्रांसपोर्टर यूज होंगे वहां सैचुरेशन आएगा ही आएगा, चाहे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो। इट वॉज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, गलत, कि जो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो वो हमेशा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होता है। तो ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज इट वर्क्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड व्हेन अ मैमेलियन सेल इन S phase इज फ्यूज्ड विद अनदर इन G2 phase? तो ये आपने पढ़ा होगा सेल साइकिल में कि जब भी एक आगे वाली सेल साइकिल को भी फ्यूज किया जाता है तो वो जो है उसमें शिफ्ट हो जाती है। तो जब आप S phase की, अब इसके केसेस बताती हूँ, S phase वाली को G2 से फ्यूज करोगे तो G2 वाली जो है वो जो S phase वाली है वो G2 में चली जाएगी, S phase वाली G2 में चली जाएगी। बट क्वेश्चन ये आता है कि रैपिडली चली जाएगी या थोड़ी देर रुक के जाएगी, नेक्स्ट फेज में ट्रांसफर हो जाती है बेसिकली। तो क्या होगा, जो S phase में है वो पहले अपना पूरा DNA रेप्लिकेशन कंप्लीट करेगी, फिर नेक्स्ट फेज में जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो M phase लिखा हुआ है कि जो G2 phase न्यूक्लियस है वो वेट करेगी कि S phase न्यूक्लियस अपना रेप्लिकेशन कंप्लीट करे और फिर दोनों M phase में जाए। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन जो कहता है वो ये कह रहा है कि S phase वाली जो न्यूक्लियस है वो इमीडिएटली G2 में चली जाएगी बिना रेप्लिकेशन फेज कंप्लीट किए। ये गलत है।
पहले वो अपना रेप्लिकेशन कंप्लीट करेगी, फिर वो नेक्स्ट फेज में जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बोथ द न्यूक्लियाई वुड फॉलो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग सेल साइकिल, नहीं, वो उसको इन्फ्लुएंस करेगी। ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ एस फेज प्रमोटिंग फैक्टर G2 फेज विल एंटर इनटू एस, नहीं, पीछे नहीं जाते, आगे की तरफ जाते हैं। तो इसमें केसेस डिस्कस करते हैं। जब आप एस फेज की एक सेल को, जब आप एक एस फेज की सेल को G1 फेज सेल से फ्यूज करते हो और G2 फेज सेल से फ्यूज करते हो, तो इन पे क्या इफेक्ट होते हैं? जब एस फेज वाली को G1 से फ्यूज करते हो तो G1 वाली एस फेज में एंटर कर जाती है, G1 वाली जो है वो एस फेज में एंटर कर जाती है, वहीं पर G2 पर नो इफेक्ट, वहीं पर G2 में कोई इफेक्ट नहीं आता। ऐसे ही जब आप M फेज की सेल को M फेज की सेल को G1 S G2 किसी से भी फ्यूज करोगे, ये एंटर करेंगी M फेज। आपको ये याद रखना है, फ्यूजन का रिजल्ट ये होता है कि वो आगे वाले फेज में जाती है, पीछे नहीं जाना, आगे की तरफ जाएंगी, आगे की तरफ नेक्स्ट स्टेज पर जाएंगी। तो जब आपने एस फेज की सेल को G1 से फ्यूज किया तो वो G1 वाली एस फेज में चलेगी, वहीं पर G2, क्योंकि पीछे तो जाना नहीं है, G2 वाली पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। M फेज वाली सेल से G1 S या G2 किसी को भी फ्यूज करोगे तो दे एंटर इनटू M फेज। व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट डज नॉट रीच Vmax? Vmax किसका कंपोनेंट है? एंजाइम कैनेटिक्स का। तो Vmax आता है उन ट्रांसपोर्टेशन के केस में जहां पर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स लगते हैं। Vmax कहां पर आता है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के केस में। तो जिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जिस भी ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स यूज होंगे वहां पर Vmax आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। सिंपल डिफ्यूजन में कभी भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का यूज नहीं होता, तो इसको Vmax कभी भी नहीं मिलेगी। फैसिलिटेटेड में यूज होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू NH चैनल्स में भी होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी होता है, इसलिए यहां पर सैचुरेशन आता है, Vmax रीच हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स डिसअपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज रीजनरेटेड इनटू डॉटर सेल्स? ये आपको पता है, गोल्जी अपैरेटस जो है वो ब्रेक डाउन होती है एंड फाइनली रीजनरेट कर जाती है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर कि जब सेल डिवीजन होता है प्रोफेज के टाइम पर जो गोल्जी है वो ब्रेक डाउन करती है एंड फाइनली दोबारा से डॉटर सेल में एक्यूमुलेट कर जाती है। इफेक्टिव oral rehydration therapy requires the presence of both sodium and glucose because the intestinal epithelial cells express A। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो इस क्वेश्चन का, फिर आके इसको आगे करेंगे। देखो आपकी इंटेस्टाइन में होता क्या है, एक आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑलरेडी देख चुके हैं, ये दूसरा इफेक्ट है। ये आपकी इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन के नीचे है एपिथेलियल सेल्स की लेयर। यहां पर है एपिथेलियल सेल्स, इस एपिथेलियल सेल के ऊपर प्रेजेंट है सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर। ठीक है, अब ये सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर का काम क्या है? ये इंटेस्टाइन से सोडियम और ग्लूकोज दोनों को लेके आता है एपिथेलियल सेल के अंदर। क्या करता है ये सोडियम ग्लूकोज इम्पोर्टर? क्या करता है, अगर इंटेस्टाइन एक आपने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखा जहां पे GLUT2 था, ये दूसरा केस है जहां पर जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है? सोडियम ग्लूकोज इम्पोर्टर से हो रहा है, जो कहां पे प्रेजेंट है? एपिथेलियल सेल्स पर प्रेजेंट है। इसका काम क्या होता है? सोडियम और ग्लूकोज को एक साथ, सिम्पोर्टर है मतलब सेम, एक डायरेक्शंस में लेके आता है इनटू द एपिथेलियल सेल। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है
कि अगर ओरल रिहाइड्रेशन, अगर आप ORS देते हो तो उस केस में सिर्फ ग्लूकोज नहीं देते, सोडियम भी देते हैं साथ में। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि अगर आपको ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कराना है, जो आपने इस केस में देखा, अगर आपको ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कराना है तो सोडियम आयन भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये सिम्पोर्टर काम करेगा और अल्टीमेटली ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा। और एक और कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है, ये आपकी एपिथेलियल सेल है, और ये है इंटेस्टाइन। तो एपिथेलियल पे प्रेजेंट है टाइट जंक्शन। एपिथेलियल सेल पर प्रेजेंट है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करते हैं? एपिथेलियल सेल को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो टाइट जंक्शन के ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो इंटेस्टाइन की तरफ है उसे बोलते हैं एपिकल पार्ट, और नीचे वाले को बोलते हैं डोर्सल पार्ट। तो याद क्या रखना है कि जो ये सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर है वो कहां पर है? एपिकल पार्ट पर प्रेजेंट है। ये याद रखना, एपिकल पार्ट प्लस सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर दोनों इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन क्या है, क्यों चाहिए सोडियम और ग्लूकोज एक साथ हो? क्योंकि सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर ऑन द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, सोडियम ग्लूकोज एंटीपोर्टर ऑन द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर ऑन द एपिकल मेम्ब्रेन, सोडियम ग्लूकोज एंटीपोर्टर ऑन द एपिकल मेम्ब्रेन। क्या पढ़ा है कि होता तो सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर है और वो भी एपिकल मेम्ब्रेन पर। तो ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली ये भी पूछा जाता है कहां पर प्रेजेंट है। तो मैंने जो यहां पर डोर्सल लिखा है उसको बेसोलेटरल लिख लो, कंफ्यूज नहीं होगे। बेसो मतलब बेस पर है, नीचे, ठीक है। सो इसलिए जरूरी है कि दोनों के दोनों एक साथ प्रेजेंट हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप ये PYQs आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे होंगे, आपको मजा आया होगा इनको करके। थैंक यू सो मच।